चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, सबसे पहली बात देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई चार्ज है, यूनिट चार्ज है और कैसा है, पॉजिटिव है। तो उस यूनिट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को टेस्ट चार्ज कहेंगे उसको। उस टेस्ट चार्ज को हमें कहाँ से लाना है, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इनफाइनाइट से मैं किसी कौन से चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। तो यूनिट टेस्ट चार्ज को आपको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क किया वही वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस चार्ज का पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल जो होगा वो किसका होगा, इस पॉइंट की एक प्रॉपर्टी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क किया, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो अपन इस तरह से लिखते हैं W बाय क्यू नोड। हियर क्यू नोड जो है वो क्या है, यहाँ पे क्यू नोड जो है वो है टेस्ट चार्ज जो आप लेके आ रहे हो। ठीक है, तो डिफाइन इसकी ये हो जाएगी, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, और इसी को क्या कहते हैं अपन, वोल्ट कहते हैं। फिर अगर अपन डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन में देखो ऊपर क्या है, वर्क है। तो वर्क की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m1 l1 t-2 अपॉन में नीचे क्या है, चार्ज। चार्ज की होती है a1 t1। तो जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, m1 l1 t-3 a-1। ठीक है, हाँ m1 l2 होता है ना, वर्क की l2 होती है। ठीक है, m1 l1 t-2 तो फोर्स की होती है। ये आ जाएगा अपने पास, किसकी डायमेंशन आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लो आपके पास दो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है यहाँ ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। तो आप किसी चार्ज को क्या कर रहे हो, ए से कहाँ ले जा रहे हो, बी। तो ए से बी तक ले जाने में आपको जो वर्क करना पड़ा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। किनके बीच का, ए और बी के बीच का। जैसे अपन यूं कहें कि वी ए बी, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ए से बी तक ले जाने में वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, और वही यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो अपने को ध्यान रखना है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ए के पोटेंशियल में से अपन किसका पोटेंशियल माइनस कर देंगे, बी। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्टेज होती है और डायमेंशन भी यही होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बात है वो है आपके इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अपने को क्या करना है, रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डिराइव करने के लिए मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q।
इस चार्ज के कारण यहाँ कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम किसी यूनिट चार्ज को क्या है इनफाइनाइट से कहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक लेके आ रहे हैं। तो इसके ऊपर इस वाले चार्ज के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट? फोर्स वेरिएबल होगा, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स में अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेक्टर। अब अगर देखो फोर्स जो है वो किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चल रहा है, वर्क। अब इस चार्ज के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज ला रहे हो ना, तो इस चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम इस तरह से कहते हैं Q इंटू ई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू ई, इंटू क्या आ जाएगा, dx। ये क्या चल रहा है, वर्क। अब Q नोड को इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, Q नोड कांस्टेंट है, तो W अपॉन Q नोड क्या हो गया, V इक्वल टू माइनस ई डॉट dx। कहाँ से ला रहे हो, इनफाइनाइट से। कितने डिस्टेंस तक ला रहे हो, सपोज r डिस्टेंस तक ला रहे हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। फिर अब अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो दोनों साइड का अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, x के या r के रेस्पेक्ट में, जिसमें भी आप करना चाहो। जैसे मैंने यहाँ मान लो x के रेस्पेक्ट में किया, इक्वल में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो dv का तो क्या हो गया, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इधर क्या बच गया, केवल e, और ये क्या आ गया, माइनस। तो e की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई, माइनस dv बाय dx, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो है अगर अपने पास वन डायमेंशन हो, मतलब x जो है ना वो केवल क्या है, एक कोऑर्डिनेट में हो। जैसे x जो है वो अपन x एक्सिस ले रहे हैं, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसके पीछे अपन क्या लगा सकते हैं, i। अब अगर 3D में हो, तीनों डायमेंशन यूज में आए, तीनों डायमेंशन यूज में आए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, देखो v तो है ही से। अब तीनों कोऑर्डिनेट लेंगे, जैसे x वाला लिया तो d बाई डी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, i के। x के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो प्लस j d बाई डी वाई, और प्लस k d बाई डी जेड, ठीक है। और आगे क्या चल रहा है, माइनस। इस पूरे को जो बोलते हैं ना, i dx बाई डी वाई डी एक्स, सॉरी i d बाई डी एक्स प्लस j d बाई डी वाई प्लस k d बाई डी जेड, इस पूरे को बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरह का साइन होता है, और ये क्या आता है, ग्रेडियंट v। इसके जब क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा ना, ग्रेड क्या आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखो किस फॉर्मेट में आते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि किसी रीजन में अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, v इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब अपने को इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी रीजन का पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1, ठीक है। यानी 1 1 1 कोई लोकेशन है, उस पर अपने को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब उसका ग्रेडियंट निकालना है। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए देखो E इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है, V। ग्रेडियंट का मतलब हो जाएगा I d बाई डी एक्स प्लस j d बाई डी वाई प्लस k d बाई डी जेड, और किसका करना है, अब v की वैल्यू ये है। अब अपने को डिफरेंशिएशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि देखो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। y जो है ना x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y एक कांस्टेंट होगा,
तो जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस आई डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कर रहे हैं, v का, और v का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, केवल x। तो x वाला क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस j डी बाई डी वाई कौन सा काम आएगा 3y स्क्वायर, प्लस k डी बाई डी जेड कौन सा आएगा माइनस 2z स्क्वायर। अब इसमें देखो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4x, तो आ गया के ये हो गया 4x प्लस 6y और क्या चल रहा है jk माइनस 4z और क्या चल रहा है k। अब हमें किस लोकेशन पे निकालना है 1 1 1 पे, तो यहाँ क्या रख देंगे 1 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो माइनस को अंदर भेज दे तो माइनस 4i कैप यहाँ 1 रखा तो माइनस 6j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप। इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है तो क्या निकालना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमें रिलेशन पता है कि हम किसी टेस्ट चार्ज को कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अभी जो हमने रिलेशन डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो V इक्वल टू क्या था, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक E डॉट डी आर ले लो dx ले लो, कोई भी ले लो, है ना, एक ही बात है वो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है, अब यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे अपन, डी आर अपॉन में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को अगर अपन सॉल्व करें इंटीग्रेशन, तो आर स्क्वायर को ऊपर भेज सकते हैं, क्या लिख देंगे r टू द पावर -2 डी आर। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इंटीग्रेशन क्या होता है r की पावर -2 + 1, -1 हो जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा -1, और इनफाइनाइट से अब देखो ये माइनस से माइनस हट गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/r, फिर लिमिट इनफाइनाइट से, पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट अगर अपन रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/r माइनस 1 इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो ये जो आया v इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक देखो एक अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पढ़ा था अपन ने, एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपन ने पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज के कारण, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरफ तो है आर और इस तरफ है ई या वी, दोनों को कंपेरेटिवली लिख रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करना है। तो ई जो है वो तो देखो उसका स्लोप तो ज्यादा होगा, और वी जो है ना वी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ग्राफ है। ये जो लाइन है ये तो किसकी है, पोटेंशियल की,
और ये ज़्यादा स्लोप वाली है, ये किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है V वो क्या है? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर है देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक डाइपोल के कारण अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अब देखो तीन कंडीशन हो सकती है डाइपोल के कारण। एक तो अपने को निकालना है एक्सिस पे, एक अपने को निकालना है इक्वेटोरियल पे, और एक एनी जनरल पॉइंट पे। तो अपन जो डेरिवेशन करेंगे वो एट एनी जनरल पॉइंट की कर लेंगे। अब जनरल पॉइंट की अपन ने डेरिवेशन की, वही अप्लाई करके अपन क्या है? एक्सिस पे भी निकाल लेंगे और इक्वेटोरियल पे भी। तो जैसे मान लो मेरे पास एक डाइपोल है इस तरह से, यहाँ इसका क्या है? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है? 2 है। कोई एक पॉइंट है अपने पास जो इसके कितनी डिस्टेंस, इसके सेंटर से r तो डिस्टेंस, और एंगल कितना है? थीटा। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? r, थीटा। r तो डिस्टेंस वाला हो जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, जहाँ पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो देखो इस चार्ज के कारण वहाँ कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, फर्स्ट वाले के कारण। तो ये जो डिस्टेंस है इसको सपोज अपन क्या मान लेते हैं? r, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या मान लेते हैं? तो पहले जैसे इस नेगेटिव चार्ज के कारण वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज 8p, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V1 मान ले, माइनस, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन क्या लिख देंगे? इसी तरीके से अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज 8p, ये कितना आ जाएगा? V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r2। अब नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो आपको इसका स्केलर एडिशन करना है। स्केलर एडिशन कराएंगे तो V इक्वल टू क्या लिख देंगे? V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r1, और दूसरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2। कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q भी कॉमन है। यहाँ क्या बचा? ये देखो प्लस वाला पहले लिखते हैं, -1/r1। अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा? r1 r2, ये इधर आ गया r1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो r1 और r2 जो है ना वो हमने क्या किया है? हमने एज्यूम किया कि ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। हमें जो मेंशन है वो कौन सी डिस्टेंस है? इसके सेंटर से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस r1 r2 को किसकी टर्म में बदलना है? r की टर्म। ठीक है, जो हमें दे रखा है उसकी टर्म में। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सपोज मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो ये डिस्टेंस यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये यानी इसको उठा के यहाँ रख दिया तो ये एक्स्ट्रा आ गया। इस पॉइंट को सपोज कुछ नाम दे दो, आपने दे दिया मान लो m, ये क्या है? O। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूं तो क्या आएगा? ये यहाँ तक आया मान लो। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है ना, देखो जैसे अपन r1 की बात करें तो r1 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? r, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। फिर ये एंगल सपोज देखो वर्टिकली अपोजिट है तो ये थीटा हो गया।
ये ए है, ये ए है ना, 2a का आधा a, तो ये वाला कितना हो जाएगा, a का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट क्या होगा, a cos थीटा। तो जो r1 है वो किसके इक्वल है, r प्लस ये कितना आ जाएगा, r प्लस a cos थीटा। इसी तरीके से देखो r2 जो है हमने इसको उठा के यहाँ तक रखा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने, ये थीटा, ये a से a का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट हो गया a cos थीटा। ये पूरा कितना है, r में से इतना माइनस कर देंगे तो r2 किसके इक्वल हो गया, r माइनस a cos थीटा। ये दोनों वैल्यू अपन ने यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो v इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r1 की जगह तो रख दिया अपन ने r प्लस a cos थीटा, r2 की जगह लिख दिया r माइनस a cos थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस a cos थीटा अपॉन में नीचे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, r प्लस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा क्या होता है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कुछ कटेगा, r से r, a cos थीटा और a cos थीटा कितना हो गया, तो q इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a कितना होता है, p, तो जो v है उसकी फाइनल एक्सप्रेशन कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगा देखो p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब अगर मान लो r जो है वो a के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डाइपोल की लेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, तो r अगर a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, इसको हटा दिया तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसके, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के कारण एट एनी जनरल पॉइंट पे। अब अगर मान लो आपको इसी में पूछा जाए कि एक्सिस पे निकालना है, तो एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो एट एक्सिस थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो v का फॉर्मूला आ जाएगा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब एट इक्वेटोरियल थीटा कितना आता है, 90, तो इसलिए v की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात, एक तो ये जनरल फॉर्मूला, फिर एक्सिस पे थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो v की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे थीटा 90 डिग्री, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एक डाइपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब जो शेल के लिए है वही डेफिनेशन किसके लिए होगी, स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर के लिए। सॉलिड कंडक्टर हो तो भी यही डेरिवेशन हो जाएगी और शेल के लिए भी यही डेरिवेशन हो जाएगी। इसके लिए देखो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कितनी है, r। अब हमें 3 अलग अलग कंडीशन पढ़नी है। पहले तो पढ़ना है आउटसाइड द शेल, दूसरा हमें पढ़ना है एट द सरफेस ऑफ द शेल, और तीसरा हमें पढ़ना है इनसाइड द शेल। तो पहला अगर मैं आउटसाइड पढ़ूं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस पे है, इस स्फीयर के कारण, स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और स्फेरिकल शेल है तो हम जानते हैं कि जितना भी चार्ज होता है वो क्या होता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इस पूरी सरफेस के कारण इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E। अब हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, माइनस E डॉट, कहाँ से ला रहे हो, इनफाइनाइट से R तक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
ठीक है, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे अपन डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अभी अपन ने किया था पीछे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन या 1/4πε0 क्यू बाय आर। ठीक है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, एट सरफेस। अब सरफेस के लिए देखो आर की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल आर के इक्वल, तो इसलिए यहाँ पे जो v आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन। ठीक है, अब इनसाइड है ना, तो इनसाइड के लिए देखो v जो है इनसाइड द शेप। अब पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है, वर्क डन है तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल को अपन दो तरह से निकालेंगे। एक तो जैसे हम कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से कहाँ तक ला रहे हैं, सरफेस तक, यानी इनफाइनाइट से सरफेस तक लाए। दूसरा वर्क क्या होगा, ये तो आ गया ये फर्स्ट वाला, ठीक है। दूसरा वर्क होगा सरफेस से लगाकर, मतलब सरफेस पे चार्ज आ गया, वहां से लगाकर हम कहां तक ला रहे हैं, इन अंदर की साइड में कोई पॉइंट है, जैसे इस तरह से है मान लो, तो यहां से आप सेंटर से कितने डिस्टेंस, आर डिस्टेंस तक लाना चाहते हो। तो पहला तो इनफाइनाइट से यहां तक लाए, तब तक तो अपने को वर्क करना ही है। उसके बाद यहां से यहां तक ले जाएंगे, उसमें अपने को क्या है, देखो आर से आर और ई डी आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो गया। अब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के लिए कितना होता है, 0 होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो ये इनसाइड जो है वो कितना है, 0। तो इसमें इधर से इधर लाने पर कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में तो करना ही पड़ा। तो वो वर्क अभी अपन ने निकाला है, कितना आया, वो पोटेंशियल आया 1/4πε0 क्यू अपॉन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बन गई। इंपॉर्टेंट बात क्या बन गई कि किसी स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है। कितना होता है, जो इसके सरफेस पे होता है वही। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ बनाए तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरफ ले रहे हैं अपन r और इस तरफ ले रहे हैं अपन v। ये है मेरे पास सरफेस r। अब इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट है और वो सरफेस वाले के इक्वल है, v है ना, ये वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 क्यू अपॉन r के इक्वल। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उनको क्या कहेंगे अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो अपन ड्रॉ कैसे करते हैं, तो जैसे कोई चार्ज है, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर, इन सब पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम क्या बना सकते हैं, एक कॉमन सरफेस बना सकते हैं। अब ये कॉमन सरफेस देखो यहाँ सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ना, ठीक है, तो सब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इनको बोलते हैं अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट के बीच का अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0।
ठीक है, क्योंकि जैसे ये वाला V वोल्ट पे है तो ये भी कितने पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच का माइनस करना, तो V में से V गया तो क्या आ गया, 0। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उतना ही यहाँ है, तो पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है, तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, फिर अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो क्या होती है, जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फिर जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब जैसे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, स्फेरिकल। कोई लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज के कारण कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल। कोई प्लेन शीट है उसके कारण कैसी बनेगी, प्लेन। ठीक है, प्लेन शीट के कारण प्लेन। अब मान लो अपने पास डाइपोल है, प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, प्लस से माइनस होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे ना तो इस तरह से स्पेयर बनेंगे। अब देखो डाइपोल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0। तो 0 है तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि थ्रू आउट जहां तक आप देखोगे इस पूरी लाइन पे सब जगह पे 0 ही है, तो पूरी एक सरफेस बनाओगे तो वो इनफाइनाइट तक जाएगी। उसके बाद अगर मान लो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इनके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो उनका पैटर्न कुछ ऐसा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, तो ये क्या होगी, रिपेल होती जाएगी। ठीक है, देन फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न हो जाएगा ड्यू टू 2 प्लस पॉइंट चार्ज, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मूला, ये डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या है नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है ना वो दो फॉर्म में होती है। एक तो क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी जो है वो किस में स्टोर होती है, कैपेसिटर। जबकि एक होती है इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब होता है कि जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके कारण उनमें कोई न कोई एनर्जी होगी, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। तो अपन पहले जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है अपने पास, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी उसमें हम यूनिट चार्ज को लेके आ रहे थे, यहाँ पे यूनिट चार्ज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो U है, U यानी पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल होगा, वर्क के। अब वर्क जो है अपन ने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dx ले लो। कहाँ से ला रहे हो, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर या x स्क्वायर ले लें अगर x की टर्म में ले लें तो। फिर इसका इंटीग्रेशन अपने को पता ही है, इनफाइनाइट से r तक k q1 q2 dx अपॉन में x स्क्वायर इनफाइनाइट से r तक। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, k q1 q2 अपॉन में r। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है,
आर लिमिट रख दी ना। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क है ना, वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फोर्स जो उनके बीच में लग रहा है वो कैसा है? रिपल्सिव है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। अब ये जो अपन ने निकाला ये कितने चार्ज के सिस्टम के कारण है? दो चार्ज है, Q1 और Q2। जैसे देखो अगर पहला कोई चार्ज लाओगे आप, सबसे पहले Q1 लाए, एक ही चार्ज है, तो एक चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, किस पे फोर्स लगाएगा वो? दूसरा चार्ज लाए तो पहला वाला चार्ज उस पे फोर्स लगा रहा है, तो अब उस सिस्टम की एक एनर्जी होगी। अब मान लो आप तीन चार्ज लाए, यानी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज। अब तीन चार्ज अपने पास हम लेके आए, तो जैसे एक चार्ज है मेरे पास मान लो Q1, दूसरा में लेके आया कौन सा? Q2, और तीसरा में लेके आया Q3। जब Q1 को लाए तो कोई वर्क करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। लेकिन Q2 को लाए तो Q2 के कारण Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमने कितनी मान ली? R1। तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देखो पहले 1 2 को लाए तो U12 के कारण होगी, फिर 3 को लाए। अब 3 को जब ला रहे हैं तो इस पे देखो 1 के अगेंस्ट भी फोर्स काम कर रहा है, 1 भी लगा रहा है और 2 भी लगा रहा है, तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? 1 3, और इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली? 2 3। तो ये कितना आ जाएगा? 1 3 और फिर 2 3। अब इनमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में ही आ रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23। ये वर्क हो जाएगा। अब इसी तरीके से फोर्स सिस्टम, अगर चार चार्जेस का एक सिस्टम है तो चार चार्जेस के सिस्टम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस में अपने पास क्या आ जाएगा? 4 चार्ज के सिस्टम के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आ गया Q1 Q2 Q3 और Q4। तो इसके लिए जो टोटल एनर्जी होगी वो देखो किस किस के इक्वल होगी? 1 2, फिर 1 3, 2 3। क्योंकि 3 को लाए तो 1 भी लगा रहा है और कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। अब 4 को लाए तो कौन कौन लगा रहा है? 1 4, 2 4 और 3 4। ठीक है, इनमें भी वही सिस्टम क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में R12, Q1 Q3 अपॉन में R13, Q2 Q3 अपॉन में R23, Q1 Q4 अपॉन में R14, Q2 Q4 अपॉन में R24, Q3 Q4 अपॉन में R34। ठीक है, ऐसे ही हम मान लो n चार्जेस लेके आए, तो n चार्जेस में हर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? समीशन कर देंगे सबका। अब समीशन करेंगे तो देखो U जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? समीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? QI QJ अपॉन में RIJ। अब वैल्यू I की 1 से लगाकर n तक, J के भी 1 से लगाकर n तक, बट I नेवर इक्वल टू J, यानी I और J दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब इसमें एक टर्म अपन और यहाँ पे लेंगे, कितनी? 1/2। अब ये 1/2 लिखने का कारण क्या है वो देखो, कि आप जो भी वैल्यू रखोगे ना सब टर्म डबल आएगी। जैसे तुमने इसकी वैल्यू 1 रखी, इसकी 2 रखी, तो एक तो ये पेयर बन गया, इसकी 2 रखेंगे, इसकी 1 रखेंगे, एक ये पेयर बन जाएगा। तो एक हर एक टर्म 2 2 बार आ रही है, जबकि इनमें तो देखो कोई भी टर्म 2 बार नहीं आ रही। इसलिए जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको वापस किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। ठीक है, ध्यान रह जाएगा।
क्या है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक डाइपोल रखा हुआ है। इस डाइपोल को ये सपोज इनिशियली कितने एंगल पर है, किसी थीटा एंगल। अब इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, थीटा 1 एंगल मान लो कोई एंगल है, उससे हमने इसको रोटेट करवा दिया कितने तक, थीटा 2 तक। यानी एक एंगल से दूसरे एंगल तक अपन इसको क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेशन के अंदर देखो जो वर्क होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, वर्क जो है माइनस टो डी थीटा, क्योंकि रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स की जगह अपन क्या यूज करते हैं, टॉ, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप कहां से कहां तक रोटेट कर रहे हो, थीटा 1 से लगाकर थीटा 2 तक। टो जो है वो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, टो का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा फिर डी थीटा। अब इसमें इंटीग्रेशन करो तो देखो वर्क जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पीई साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से लगाकर थीटा 2 तक। कितना आएगा, देखो ये माइनस जो है ना, यहाँ माइनस मत लो, लास्ट में वैसे ही आ रहा है, ठीक है आगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, पीई कोस थीटा 2 माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस थीटा 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डाइपोल की, उसको अपन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, उसमें देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो 90 डिग्री है, यानी इनिशियली आपका डाइपोल कहाँ है, 90 डिग्री। 90 डिग्री से आप उसको कितने एंगल पर रोटेट कर रहे हो, अभी 90 पे है, फिर आपने उसको कितने एंगल पे रोटेट किया, वो उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल उसके लिए जो थीटा 1 है वो कितने डिग्री है, 90। तो यू से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पीई cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस किसी एंगल तक हमने रोटेट किया, यानी थीटा 2 मतलब किसी एंगल थीटा तक रोटेट किया, ये कितना आ गया, थीटा। तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, माइनस पीई cos। ठीक है, अब इसमें दो टर्म आती है, एक तो आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की और एक आती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, देखो डाइपोल स्टेबल कब रहेगा, जब वो कौन सी डायरेक्शन में हो, पैरेलल। ठीक है, जैसे यहाँ आ गया माइनस क्यू, यहाँ आ गया प्लस क्यू, डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो गई, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, 0। तो यू कितना आ गया, माइनस पी। इसी तरीके से अगर ये तो किसकी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पैरेलल कंडीशन होगी। फिर अगर मैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख दूं, 180 डिग्री का मतलब डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब माइनस इधर प्लस इधर, उस केस में हाँ एंटी पैरेलल, तो उस केस में u इक्वल टू कितना होगा, थीटा हो जाएगा 180, तो u आ जाएगा पीई। ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन अपने को ध्यान रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। स्टेबल तो होगा पैरेलल वाली कंडीशन में और अनस्टेबल होगा एंटी पैरेलल वाली कंडीशन। ठीक है।